हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में बस हमें पढ़ाया जाएगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि नेचर हैज़ बोस्टेड अपॉन आवर मदर अर्थ विथ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉक सॉइल minerals vegetation animals etc. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. We need air to breathe, water to drink and food to eat. We get all these things from the earth, hence all these things on earth which are necessary for our existence are known as resources. हमें यहाँ पे रिसोर्सेज का डेफिनेशन मिल चुका है। आप लोग के पास बुक हो तो मार्क कर लेना। अगर आप ये लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो सिंपली एक ज़रिया होते हैं जो हमें जीने में मदद करते हैं। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट आर नोन एज रिसोर्सेज, सिंपल। उसके बाद आगे लिखा है कि इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। Beings are considered as a resources because human beings are an asset. It is only with the help of human skill that other resources can be developed. अब यहाँ से हमको समझ के आता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, एक मिनट, जो ह्यूमन बींग्स है वो एक एसेट है जिनके बिना हम जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन स्किल से ही रिसोर्सेज डेवलप होंगे। ये एक क्वेश्चन भी है हमारा, ये हम एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एन एसेट। ठीक है, अब ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स of the world nor static over years. They generally grow and become complex with the process of change in the society. In ancient time, emphasis was mainly given on satisfying the basic needs such as clothing and shelter, which was derived from the natural environment. Even today, the pyramids of Africa eat edible plants, roots, flowers, fruit, and hunt animals. In advanced societies, greater emphasis is laid on utilization of resources for satisfying malparious needs of human beings. अब ये पैराग्राफ में क्या बोला गया है हमें कि जो एंशियंट टाइम्स थे, एंशियंट टाइम्स के अंदर जो एम्फेसिस था वो किसको दिया जाता था? बेसिकली हमारे फूड को ठीक है, उसके बाद क्लोथिंग को, उसके बाद से शेल्टर को, विच वॉज डिराइव फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट। पहले ये जो फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर था ये नेचुरल एनवायरनमेंट से लिया जाता था। और आज भी जो पिरामिड्स हैं, फ्राइगिम्स है अमेरिका में, वो एडिबल प्लांट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं और एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। इन एडवांस सोसाइटीज़ ग्रेटर एम्फेसिस, अब देखो यहाँ क्या बात हो रही थी, यहाँ हो रही थी ओल्डन टाइम्स की, ठीक है, एंशियंट टाइम्स की। और अब देखो जो हमारा मतलब एडवांस सोसाइटीज़ है वहाँ पे ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द मैलप्यूरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये भी एक आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स एंड नॉर स्टैटिक्स ओवर ईयर्स। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से आपसे पूछ लेगा। तो ठीक है, बस आप ये पैराग्राफ याद नहीं करना है, ये पैराग्राफ आप समझ के हो, बस इसको जाके लिख देना वहाँ पे। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। Earlier human civilization flourished along the river valleys as they used water for irrigating fields. Now human beings are using water for power generating energy, irrigation, navigation and industries, etc. China and United States of America are जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। अब यहाँ क्या बताया गया है कि जो यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स है
वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। जैसे यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर दूसरी जगह पे अलग होता है। फिर अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस, पहले के ह्यूमन सिविलाइजेशन रिवर वैलीज़ के अराउंड में फ्लरिश होते थे, यानी कि वहाँ पे रहते थे क्योंकि उनको फील्ड में इरिगेशन करने के लिए, पानी देने के लिए, उनको उनको खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी। अगर आज के टाइम की बात करें, यानी कि नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर, हम अभी वाटर कहाँ का यूज़ करते हैं? जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन और इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया से ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। बस इस पैराग्राफ से इतना ही बोला गया था। अब देखो, ये पैराग्राफ से ऑलरेडी पीछे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है कि यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक्सप्लेन करने को बोल देगा आपको ये लाइन। तो अब इस पैराग्राफ को अगर आप समझ गए हो तो लिख देना, अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को पीछे करके समझ जाओ। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। So resources become usable when they are processed. For example, cotton is converted into yarn. On further processing, it is converted into fabric and then into garments. They thus at various stages, value addition is possible by applying skill and technology. Generally, the utilization of resources depend upon various factors. अब ये 1 मिनट के फैक्टर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझा देता हूँ। तो इसमें हमको बताया क्या जा रहा है कि रिसोर्सेस तभी यूजेबल होते हैं जब हम उनको ह्यूमन स्किल से प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने हमको कॉटन का एग्जांपल दिया है कि सबसे पहले हम कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ से उसको और प्रोसेस करने पे हमको क्या मिलता है? फैब्रिक, और फिर उसको गारमेंट्स पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus, at various stages, value addition is possible by applying skill and technology. अब इस लाइन से क्या बताया गया है कि अलग अलग स्टेजेस पे आप अलग अलग स्किल एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम अलग अलग मटेरियल्स बना सकते हैं। और वो जो स्किल्स हैं और वो स्किल्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और वो फैक्टर है ये, ठीक है। ये सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है वहाँ पे उसके पास स्किल होनी चाहिए। और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, उनके पास कैपिटल यानी कि पैसा होना चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पानी अवेलेबल होना चाहिए। फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए वहाँ पे, मतलब उनके पास टूल्स होने चाहिए, मशीन होने चाहिए वगैरह वगैरह। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, उनके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये अगर आप ये पूरे पॉइंट्स आप नहीं रट पाएंगे तो एटलीस्ट इसमें से 4 पॉइंट्स आप पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा इसको, खास करके आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। उसके बाद इन एन इंटरनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। With the advancement of technology, availability of capital, skilled labor become a necessity for utilization of resources. For example, USA is termed a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. On the other hand, India is still a developing stage. Through resources are essential for development, but their mere process does not grant development. Other factors also play a critical role. तो अभी इस पैराग्राफ से हमें ये समझाया जा रहा है कि जो इंटरनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो वो डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े उन पर उनके ऊपर निर्भर है। क्या क्या पॉइंट्स थे भाई? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सिर्फ ये 4 पॉइंट रट लेना, बहुत ईजी है। उसके बाद क्या बोला हमको? एग्जाम्पल दिया एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन का कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज टर्म्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप कंट्री क्यों कहा जाता है भाई?
क्योंकि इट इज़ इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. On the other hand, India is still in developing stage. Though resources are essential for development, but there are more. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या होता है और उनके यूटिलाइजेशन से क्या होता है, समझे. और अभी हम पढ़ेंगे उनका क्लासिफिकेशन कि कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं. और सबसे पहले 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जो है रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे हम उनका डिवाइड कर सकते हैं, फिर ओरिजिन के बेसिस पे, फिर ऑकरेंस के बेसिस पे, फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे. और अभी देखिए हर चीज़ में दो दो पार्ट हुए हैं. अभी रिन्यूएबिलिटी में एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है, ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे आज तक. फिर एक बायोटिक है, एक एबायोटिक है, फिर एक नेचुरल है, एक मैन मेड है, और एक पोटेंशियल है, और एक एक्चुअल रिसोर्स है. ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ये वाले में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, पर मैं नहीं फंसने दूंगा किसी को. आप ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी. अब भाई रिन्यूएबिलिटी का बात करना है तो उसके अंदर क्या होगा, एक नॉन रिन्यूएबल है और एक रिन्यूएबल है. तो रिन्यूएबल रिसोर्स आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं. द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड ईदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर. अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं एक्चुअली, वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते. रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिन्यूड. उनको हम ह्यूमन एफर्ट से और नेचुरली भी रिन्यू कर सकते हैं. और वो लोग, और उनका एग्जांपल आप ले लीजिए, एक सोलर एनर्जी, उसके बाद एयर, उसके बाद वाटर. मैं मानता हूँ वाटर लिमिटेड है पर अबांडेंट है. अर्थ पे लिमिटेड है पर इतना है कि ख़त्म नहीं होने वाला. ओके, some of the renewable resources are also available and do not get exhausted by human activities. For example, solar and wind energy. ये एक प्रॉपर एग्जांपल है. देखो विंड एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है, और सोलर एनर्जी तो सबको पता है वो भी इनफाइनाइट है. The quality of these resources can be affected by improper uses. अब इन लोग का जो क्वालिटी है ना, मतलब ये देख, ये जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स का जो क्वालिटी है वो किस चीज़ से इफेक्ट हो सकता है, हमारे इन प्रॉपर यूजेस से. अगर हम अपने रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे तो उन लोग की जो क्वालिटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है. Next, resources which take millions and millions of years to form or renew are known as non-renewable resources. They are also known as exhaustible resources, and they cannot be renewed as they cannot be renewed. Energy resources such as coal, petroleum, natural gas and other minerals are example of non-renewable resources. हम देखो हमको यहाँ पे मिल चुका है डेफिनेशन. अगर आप इतना लिख दोगे ना तो टीचर आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता. तो क्या बताया क्या गया है हमको इतना में, कि जिससे याद नहीं हो रहा वो समझ के चले जाओ, समझ के लिख देना, ठीक है, बना के. तो क्या बोला क्या गया हमें कि जो रिसोर्सेज जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में, और फॉर्म होने में या रिन्यू होने में, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल. अब देखो भाई, जैसे रिन्यूएबल को हमने इनएग्जॉस्टेबल बताया, उसी तरीके से हमने नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बताया. और वो लोग तो रिन्यू कर नहीं सकते, और अगर होते भी हैं लोग बोलेंगे कि सर जो कोल है उसको वो तो रिन्यू हो जाता है, पर यह उसमें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. पर भाई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर बताओ कोई ज़िंदा रहेगा कि यूज़ करने के लिए, नहीं ना. तो इसीलिए तो हमें इनएग्जॉस्टेबल में उसको इसीलिए एग्जॉस्टेबल में काउंट किया जाता है. There is a concern about their over-exploitation. They are available in limited amount on Earth's surface. Complete utilization of such resources would result in their exhaustion.
These resources have to be used very carefully, as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect on the future generations. Some of the mineral like metallic ores, gold and silver are recyclable. These metals may be used again and again after processing. अब यहाँ हमको क्या बोला गया है कि लिमिटेड अमाउंट में ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये लिमिटेड अमाउंट में अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाते हैं और इनका अगर हम कंप्लीट यूटिलाइजेशन करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा गंदा इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स पे पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन्स पे। और कुछ कुछ मिनरल होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, वो लोग रिसाइकलेबल होते हैं, उन लोगों को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, समझे। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब भाई ओरिजिन के बेस पे क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ देखो हमने रिन्यूएबिलिटी कर लिया, अभी ओरिजिन करेंगे जिसमें आता है बायोटिक और एबायोटिक। तो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। देखो भाई इसका तो एक लाइन में निपटा दिया कि रिसोर्सेज वो जो कि बायोस्फीयर से पाए जाते हैं और वो लोग के अंदर लाइफ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं भैया, बायोटिक रिसोर्सेज, समझे। इसको एक लाइन में निपटा दिया गया है। अब अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होता है बर्ड्स, एनिमल, फिश, भाई जगह ही नहीं है, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो आर बायोटिक रिसोर्सेज वो तो भाई बता दिया, कितना बार बताएगा। हाँ, द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, दे हैव अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। ऑल बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड, फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट। तो भाई यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है बायोटिक का कि क्या फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको एक फंक्शन पता चल गया है बायोटिक रिसोर्सेज का कि उनके पास कैपेसिटी होती है टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, ये लोग सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड। ये लोग को इनमें से कुछ कुछ को, सबको नहीं, सिर्फ कुछ कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिन्यू करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल द फॉरेस्ट, अब एक पेड़ लगाया आपने, अब ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आपने आज लगाया परसों आके देख रहे हो ग्रो हो गया पूरा, नहीं, उसको लगते सालों ग्रो होने में। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज। अब भाई सिंपल है, जो ये तो लिविंग था ना, तो अब ये नॉन लिविंग है, सब इसका उल्टा कर देना मिल जाएगा आपको, एक ही याद करना है सब में से। फॉर एग्जाम्पल लैंड, water, minerals, etc. The abiotic resources are not renewable except water. वाटर भी एक नॉन लिविंग बीइंग है, इसीलिए उसको हम एबायोटिक रिसोर्सेज में गिनते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये लोग नॉन रिन्यूएबल होते हैं जनरली, पर वाटर जो है वो रिन्यूएबल है। वो कैसे, अगले चैप्टर में पता चलेगा वो हमें। विच इज़ इनएग्जॉस्टेबल, वाटर जो है वो इनएग्जॉस्टेबल है। These resources are in great demand for the development of various industries and agriculture. के जो प्रोडक्ट्स हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के, ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सो गाइस मैंने इस वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन तक कर दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस, और उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो यहाँ तक तो आप प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।